Hello friends, my name is CA Yogesh Vaheja and I welcome you all to our YouTube channel RJR Professional Bulletin. फ्रेंड्स 5 जुलाई 2022 को जीएसटी डिपार्टमेंट ने 6 नोटिफिकेशंस इशू किए और उन 6 नोटिफिकेशंस में जीएसटी डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स को नोटिफाई किया जो अमेंडमेंट्स काफ़ी समय से पेंडिंग थी। साथ साथ अभी तक जीएसटी 9 और 9C पे भी क्लैरिटी नहीं थी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए किन्हें जीएसटी 9 फाइल करनी है और साथ साथ क्या एग्जेम्पशंस 9 और 9C फाइल करते वक्त मिलेंगी। साथ साथ कुछ ड्यू डेट्स को भी एक्सटेंड किया गया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड भी कुछ अमेंडमेंट्स लाई गई। सो आज के वीडियो में हम उन 6 नोटिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि क्या क्या अमेंडमेंट्स जीएसटी डिपार्टमेंट ने नोटिफाई कर दी हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर डिस्कशन। सबसे पहला नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन नंबर 9/2022 डेटेड 5 जुलाई 2022, जिसको पढ़ के हमें समझ आता है कि फाइनेंस एक्ट 2022 के सेक्शन 111 एंड सेक्शन 110 क्लॉज सी को नोटिफाई किया गया है। अगर इसे हम देखें तो फाइनेंस एक्ट 2022 जो आया था उसमें सेक्शन 110 क्लॉज सी में बोला गया था कि जितना भी कैश लेजर का बैलेंस है वो कैश लेजर का बैलेंस एक रजिस्ट्रेशन से अब हम दूसरे रजिस्ट्रेशन में भी ट्रांसफर कर पाएंगे। अभी तक आप जो जीएसटी पीएमटी 9 जीएसटी पोर्टल पे फाइल करते थे उस जीएसटी पीएमटी 9 के थ्रू आप अभी तक मेजर और माइनर हेड में ही इंट्रा एडजस्टमेंट्स कर सकते थे। फॉर सपोज हमने आईजीएसटी की पेमेंट करनी है लेकिन सीजीएसटी के कैश लेजर में बैलेंस पड़ा है। सो अभी तक हमारे पास ऑप्शन था कि हम जीएसटी पीएमटी 9 फाइल करें और जो बैलेंस सीजीएसटी के अंदर पड़ा है उसे आईजीएसटी में ट्रांसफर कर लें और जो बैलेंस इंटरेस्ट में पड़ा है उसे किसी भी टैक्स में ट्रांसफर कर लें। गवर्नमेंट ने हमें ऑप्शन दिया कि हम कैश लेजर में पड़ा हुआ बैलेंस, लेट से हमारा हरियाणा में भी रजिस्ट्रेशन है और साथ साथ हमारा दिल्ली में भी रजिस्ट्रेशन है। अगर हरियाणा में हमारे पास सरप्लस कैश लेजर का बैलेंस पड़ा है और दिल्ली में हमारी कुछ कैश की लाइबिलिटी है तो हम उस कैश लेजर के बैलेंस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं अब हरियाणा से दिल्ली में। सो इट मीन्स अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टैक्स पेयर्स हैं वो एक रजिस्ट्रेशन के कैश लेजर का बैलेंस दूसरे रजिस्ट्रेशन में ट्रांसफर कर पाएंगे। सेक्शन 111 के अंदर बताया गया था, अभी तक ये क्लैरिटी नहीं थी सेक्शन 50 में कि जब इंटरेस्ट चार्ज होगा, जब भी किसी ने कोई आईटीसी रॉन्गली अवेल कर दिया तो वो अवेलमेंट की डेट से लगेगा या यूटिलाइजेशन की डेट से लगेगा। सो सेक्शन 111 फाइनेंस एक्ट 22 का इस पे क्लैरिटी देने के लिए लाया गया था, जिसमें यह बात बोली गई थी कि जो इंटरेस्ट लगेगा रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी पे वो यूटिलाइजेशन की डेट से स्टार्ट होगा। इट मींस इंटरेस्ट हमने तब नहीं लगाना जब हमने उस अमाउंट को क्रेडिट लेजर के अंदर डाला है, बल्कि हमें इंटरेस्ट उस दिन से चार्ज करना है जिस दिन उस आईटीसी को यूटिलाइज किया गया है। सो इन दोनों सेक्शंस को ही 5 जुलाई 2022 को नोटिफाई कर दिया गया। इट मींस अब बोल सकते हैं सेक्शन 50 और सेक्शन 49 की अमेंडमेंट्स 5 जुलाई 2022 को नोटिफाई होगी, लेकिन ये एक रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट थी जो 1 जुलाई 2017 से नोटिफाई की गई है। इट मींस जितने भी अभी तक के केसेस ऐसे पेंडिंग हैं जिन केसेस के अंदर आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज पे इंटरेस्ट का पोर्शन डिमांड किया गया है इस बेसिस पे कि आपने इंटरेस्ट को गलत ढंग से अवेल किया है, अगर वो इंटरेस्ट आपने यूटिलाइज नहीं किया है तो आपकी उस पे कोई भी इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं बनती। तो ये 2 सेक्शन नोटिफाई हो चुके हैं। अब ये बात आपने ध्यान रखनी है जिस पे नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन नंबर 9/2022। नोटिफिकेशन नंबर 10/2022 बताया गया कि जीएसटीआर 9 जो हम एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए उन टैक्स पेयर्स को जीएसटीआर 9 नहीं फाइल करनी जिन टैक्स पेयर्स का एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 2 करोड़ तक है। सेम एग्जेम्पशन फाइनेंशियल ईयर 19-20 में भी थी और सेम एग्जेम्पशन 2021 में भी थी। इसी सेम एग्जेम्पशन को कैरी फॉरवर्ड किया गया फाइनेंशियल ईयर 21-22 में और बोला गया जीएसटीआर 9 उन रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स को नहीं देनी जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस तक ही है ड्यूरिंग द कंसर्न्ड फाइनेंशियल ईयर। तो जीएसटीआर 9 तब तक फाइल नहीं करनी जब तक आपका एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से बढ़ ना जाए और जीएसटीआर 9C जैसा कि रूल्स
उसमें पहले ही नोटिफाई कर दिया गया है। GSTR 9C तब तक फाइल नहीं करनी जब तक आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से बढ़ ना जाए। इट मींस अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ तक है, नो नीड टू फाइल GSTR 9C। अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है, यू आर ओनली रिक्वायर्ड टू फाइल GSTR 9। और अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर की है तो उस केस में यू नीड टू फाइल GSTR 9 एज वेल एज 9C। आपको यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर का भी ध्यान रखना है। अगर किसी एक रजिस्ट्रेशन में आपकी नील टर्नओवर क्यों नहीं है और सेकंड रजिस्ट्रेशन में आपकी अगर 10 करोड़ की टर्नओवर है तो दोनों रजिस्ट्रेशंस के लिए ही आपको GSTR 9 और 9C फाइल करना पड़ेगा। सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें, अगर आपके टोटल 10 रजिस्ट्रेशन हैं और सभी रजिस्ट्रेशंस के अंदर 30-30 लाख रुपए की सेल है, क्योंकि आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 3 करोड़ रुपए की है, इस केस में आपको उन सभी 10 रजिस्ट्रेशन का GSTR 9 फाइल करना पड़ेगा। और क्योंकि आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, इसलिए आप GSTR 9C की एग्जेम्पशन ले सकते हैं। इट मींस 2 करोड़ तक वाले के लिए GSTR 9 नहीं फाइल करनी, 21-22 के लिए भी। नोटिफिकेशन नंबर 11/2022, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को क्वार्टरली बेसिस पे अपनी एक रिटर्न फाइल करनी होती है CMP 08 की, क्वार्टर खत्म होने के नेक्स्ट मंथ की 18th को। मींस अप्रैल मई जून 2022 की जो ड्यू डेट है वो है 18 जुलाई 2022। तो गवर्नमेंट ने इस 18 जुलाई की डेट को एक्सटेंड करके अपडेट कर दी है 31 जुलाई 2022। मींस कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स जो क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22-23 की CMP 08 फाइल करने वाले हैं, वो अब उस CMP 08 को फाइल कर सकते हैं 31 जुलाई 2022 तक। इट मींस जुलाई के महीने के एंड तक, उन्हें 18 जुलाई तक फाइल नहीं करनी है। नोटिफिकेशन नंबर 12/2022, ये सभी नोटिफिकेशंस 5 जुलाई 2022 को लाए गए हैं। नोटिफिकेशन नंबर 12/2022 जिसमें बोला गया GSTR 4 की ड्यू डेट भी एक्सटेंड की जाती है। GSTR 4 की ओरिजिनल ड्यू डेट होती है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के नेक्स्ट 30 अप्रैल को। इट मींस फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की जो GSTR 4 की ड्यू डेट है, जो कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन को फाइल करनी होती है, उसकी ड्यू डेट होती है 30 अप्रैल 2022। लेकिन गवर्नमेंट ने इसे पहले 30 जून 22 तक एक्सटेंड किया हुआ था और अब उस डेट को 28 जुलाई 2022 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इट मींस CMP 08 ऑफ क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22-23 इज 31 जुलाई एंड GSTR 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21-22 इज 28 जुलाई। यहाँ पे 31 जुलाई का ऑप्शन इसीलिए नहीं दिया गया है ताकि बाद में कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स कहीं ये ना कहें कि हम CMP 08 फाइल कर रहे थे तभी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं हुई, या एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे थे तभी CMP 08 फाइल नहीं हुई। इसलिए गवर्नमेंट ने 3 दिन पहले ही बोल दिया कि 21-22 को पहले आप क्लोज कर लो और उसके बाद 31 जुलाई तक अपना CMP 08 22-23 के क्वार्टर 1 का दे लो। इट मींस CMP 08 31 जुलाई और GSTR 4 की डेट है 28 जुलाई फाइनेंशियल ईयर 21-22 की। नोटिफिकेशन नंबर 13/2022 बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, बहुत मेजर अमेंडमेंट की गई हैं। अगर मैं समराइज्ड वे में आपको बताऊं कि इसमें क्या अमेंडमेंट की गई हैं तो उसके लिए पहले हमें टाइम लिमिट समझना पड़ेगा, लिमिटेशन पीरियड समझना पड़ेगा, जो सेक्शन 73 की केस में एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 73 में उन केसेस में प्रॉपर ऑफिसर असेसमेंट करता है जो केसेस नॉन फ्रॉड के या अनइंटेंशनल केसेस होते हैं। सेक्शन 73 में बोला गया है कि कोई भी प्रॉपर ऑफिसर जो किसी फाइनेंशियल ईयर की असेसमेंट कंप्लीट करने वाला है, उसे कंप्लीट करके ऑर्डर पास करना पड़ेगा 3 इयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। इट मींस फाइनेंशियल ईयर 17-18 की जो भी ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न है उसके साथ प्लस में 3 सालों का टाइम दिया जाता है प्रॉपर ऑफिसर को ऑर्डर पास करने के लिए। अब जो फाइनेंशियल ईयर 17-18 था, उस फाइनेंशियल ईयर 17-18 की एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट थी 5 जुलाई 2020 एंड 7 फरवरी 2020। सॉरी, उस फाइनेंशियल ईयर की फाइनेंशियल ईयर 17-18 की एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट थी
5 फरवरी 2020 और 7 फरवरी 2020, उसी बेसिस पे जैसे हम स्टेट्स के केस में GSTR 3 भी देखते हैं। तो 5 फरवरी 2020 और 7 फरवरी 2020 ड्यू डेट थी फाइनेंशियल ईयर 17-18 की एनुअल रिटर्न की। उसमें आप 3 साल ऐड कर दो, इट मींस 17-18 की प्रॉपर ऑफिसर को असेसमेंट कंप्लीट करनी है 5 फरवरी 2023 और 7 फरवरी 2023 तक। आपको पता है 2021 एंड 21-22 में काफ़ी टाइम तो ऐसा है जो कि कोविड में ही चला गया, इसलिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू करके फाइनेंशियल ईयर 17-18 से रिलेटेड ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट 30 सितंबर 2023 कर दी है। इट मींस आपको जितने भी ASMT 10 के नोटिस आते हैं, आपको जितने भी GST ऑडिट के नोटिस आते हैं सेक्शन 65 के, आपको जितने भी नोटिस स्पेशल ऑडिट के आते हैं, या आपको शोकॉज नोटिस इशू करता है कोई प्रॉपर ऑफिसर, इन सब की टाइम लिमिट अब 30 सितंबर 2023 है फाइनेंशियल ईयर 17-18 की। इट मींस हम बोल सकते हैं 30 सितंबर 23 से पहले आप ये नहीं सोच सकते कि आपका 17-18 तो क्लोज हो गया। तो सितंबर 23 तक आपको 17-18 से रिलेटेड नोटिस भी आ सकते हैं, इसलिए 30 सितंबर 2023 तक उसे अपना ऑर्डर भी देना है। इसके बाद बोला गया कि जितनी भी असेसमेंट्स इसके बाद के सालों की जाएंगी, उसमें 1 मार्च 2020 से लेके 28 फरवरी 2022 का पीरियड एक्सक्लूड किया जाएगा। इट मींस जब जब हम 3 साल गिनेंगे या फ्रॉड के केसेस में 5 साल गिनेंगे, उन सब केसेस के अंदर जो 1 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 का टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड को एक्सक्लूड किया जाएगा। अगर आप इस नोटिफिकेशन में देखिए तो हमने नीचे फुटनोट के अंदर लिख के बताया है, फाइनेंशियल ईयर 18-19 की सेक्शन 73 का ऑर्डर पास करने की न्यू लिमिटेशन डेट है 28 फरवरी 2025। एक्चुअली में इसके एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट थी 30 जून 2020। तो जो टाइम पीरियड बनता था सेक्शन 73 के हिसाब से वो है 30 जून 2023, जिसे बढ़ा के अब 28 फरवरी 25 कर दिया गया है। 1920 और 2021 दोनों का टाइम पीरियड भी 28 फरवरी 25 हो गया है। इन शॉर्ट 17-18 से रिलेटेड प्रॉपर ऑफिसर जो शोकॉज नोटिस और ऑर्डर इशू करेगा वो 30 सितंबर 2023 तक करेगा। 18-19, 19-20, 20-21 इन तीनों सालों की ही जो लिमिटेशन डेट बनती है उस साल को क्लोज करने की, वो है 28 फरवरी 2025। इट मींस आप GST ऑडिट, ASMT 10 स्पेशल ऑडिट या फिर प्रॉपर ऑफिसर का शोकॉज नोटिस 18-19, 19-20, 20-21 का 2025 तक भी आ सकता है। आप देखिए इंडस्ट्री को कितनी दिक्कत है इतना ज़्यादा टाइम पीरियड होने की वजह से। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तो इस टाइम पीरियड को घटा दिया है, इवन 6 मंथ्स तक घटा दिया है। और हम यहाँ पे देखें तो 3-3 साल का पीरियड है। कितने अकाउंटेंट्स, कितने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कितने कंसल्टेंट तब तक चेंज हो जाते होंगे जब तक उस टाइम पीरियड का शोकॉज नोटिस आता होगा। इसलिए गवर्नमेंट को हमारी एडवाइस है कि इस टाइम पीरियड को कम से कम रखा जाए और जितना हो सके इन सब ऑडिट्स को स्पेशल केसेस के अंदर रिस्क पैरामीटर्स के केस में ही लिया जाए। नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 जो कि GST रूल्स के अंदर अमेंडमेंट करने का नोटिफिकेशन है। ये लास्ट नोटिफिकेशन है। अभी तक हमने 9, 10, 11, 12, 13 को अंडरस्टैंड किया, अब हम 14 को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सेक्शन 29 ऑफ द GST एक्ट हमें बताता है कैंसलेशन और सस्पेंशन के बारे में, जो हमें बोलता है कि अगर कोई रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन अपनी GST रिटर्न्स को कंसेक्यूटिवली फाइल नहीं करता है कुछ पीरियड के लिए जो कि प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड है, उस केसेस में उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। तो आपने देखा होगा काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स के केस में हम ये देखते हैं कि अगर आप 6 महीने तक, 8 महीने तक आप अपनी GST रिटर्न्स फाइल नहीं करते तो उस केस पे आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देता है प्रॉपर ऑफिसर। उस केस में आपको उसका जवाब देना होता है, आप उसका जवाब अपनी साइड से सबमिट करते हैं। उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर को अगर लगता है कि उसे रेवोकेट और दोबारा से एक्टिव कर दिया जाए तो वो एक्टिव कर देता है, नहीं तो और इन्फॉर्मेशन वो मांगता है। लेकिन जब नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स के केस में आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया है तो क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि जैसे ही आप अपनी सभी ओवरड्यू रिटर्न्स फाइल करें उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाए। रूल 21A इसी चीज़ के लिए लाया गया है। तो सब रूल 4
रूल 21A में एक प्रोविजो इंसर्ट किया गया और जिसमें बोला गया कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ है ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न्स, द मोमेंट यू फाइल योर ऑल ओवरड्यू जीएसटी रिटर्न्स, योर रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू बी रिवोक्ड। उस केस पे प्रॉपर ऑफिसर को कोई हमें रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका रजिस्ट्रेशन दोबारा से रिवोक कर दिया जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन दोबारा से एक्टिव कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इस नोटिफिकेशन में बहुत सारी अमेंडमेंट्स की गई हैं, लेकिन हम ओनली उन्हीं अमेंडमेंट्स की बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। रूल 87 में बोला गया कि आप अपने जीएसटी की पेमेंट यूपीआई और आईएमपीएस से भी कर सकते हैं। अभी तक आपके पास एनईएफटी का ऑप्शन है, अब आप आईएमपीएस के थ्रू या यूपीआई के थ्रू मींस अपनी यूपीआई आईडी से भी आप जीएसटी की पेमेंट कर सकते हैं, उसे भी अब नोटिफाई कर दिया गया है। अभी हमने जो पीछे बात की थी सेक्शन 110 क्लॉज सी की, जो फाइनेंस एक्ट 2022 में लाया गया था, आप देखिए सब रूल 13 है जो 87 का, उसके बाद एक सब रूल 14 इंसर्ट किया गया जिसमें यह बोला गया कि अ रजिस्टर्ड पर्सन मे ऑन द कॉमन पोर्टल transfer any amount of tax, interest, penalty, fee or any other amount available in the electronic cash ledger under the act to the electronic cash ledger for the central tax IGST of a distinct person, means same person का second registration अगर है तो वो उसे ट्रांसफर कर सकता है। तो अब हम बोल सकते हैं जीएसटी का कैश लेजर एज अ बैंक अकाउंट काम करेगा जिसमें मैं कॉन्ट्रा एंट्रीज कर सकता हूं। इस बात को समझे तो हम क्या बोल सकते हैं, जीएसटी का कैश लेजर में किसी एक रजिस्ट्रेशन में अगर पैसा पड़ा है तो उसे मैं किसी सेकंड रजिस्ट्रेशन के अंदर ट्रांसफर करके वहां की लायबिलिटी को पे कर सकता हूं, लेकिन वो पैसा ट्रांसफर नहीं होगा अगर उस स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन की जहां से कैश लेजर का पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है उसकी कोई भी लायबिलिटी अगर अनपेड है। इस चीज का प्रोविजो भी रूल 14 के अंदर इंसर्ट किया गया। रूल 88B क्या बोला गया, रूल 88B एक नया इंसर्ट किया गया जिसमें सेक्शन 111 की जो हमने बात की है कि इंटरेस्ट जो अब लगेगा वो यूटिलाइजेशन से लगेगा, अवेलमेंट से नहीं लगेगा। प्लस में जो हम इंटरेस्ट की बात करते हैं कि कब नेट कैश लायबिलिटी पे लगेगा और कब ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे लगेगा, इस चीज को भी क्लैरिफाई किया गया। हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कब कब इंटरेस्ट नेट कैश लायबिलिटी पे लगेगा और कब कब इंटरेस्ट ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे लगेगा। सपोज कीजिए जून 2022 की जो आपने जीएसटीआर 3B फाइल करनी है, वो जीएसटीआर 3B आपने फाइल करनी है 20 जुलाई 2022 को। अगर आप मंथली टैक्स पेयर हैं तो आप उस रिटर्न को 20 जुलाई 2022 को फाइल करने के बजाय अब 30 जुलाई 2022 को फाइल करते हैं। इट मीन्स आपने अपनी रिटर्न 10 दिन लेट फाइल की, लेट फीस लगेगी आप पे, लेकिन इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन कैसी होगी ये समझने वाली बात है। सो आप अपनी रिटर्न में जितनी 30 जून मींस जून 2022 की लायबिलिटी दिखाएंगे और जून 2022 में जितना आईटीसी क्लेम करेंगे इन्हें आपस में एडजस्ट किया जाएगा और जो नेट कैश लायबिलिटी आएगी उस पे हम इंटरेस्ट की पेमेंट देंगे 10 दिन की। इट मींस हम बोल सकते हैं अगर डिले इन फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न का केस है और उस केस में मैं कोई भी आईटीसी क्लेम कर रहा हूं, ऐसे केस में तो हम नेट कैश लायबिलिटी पे ही अपना इंटरेस्ट देंगे। सेकंड केस हम देखते हैं, जून 2022 की मैंने जीएसटी रिटर्न फाइल की, चाहे 20 जुलाई को फाइल की या 30 जुलाई को फाइल की, लेकिन उस जीएसटी रिटर्न में मैंने एक इनवॉइस ऐसा दिखाया जो जनवरी 2022 से पर्टेन करता है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जून 2022 की जीएसटी रिटर्न में मैंने एक ऐसा इनवॉइस दिखाया जो जून 2022 से पहले के पीरियड से पर्टेन करता है। अब ऐसे इनवॉइस को क्या इस महीने क्लेम किए गए आईटीसी से एडजस्ट करके नेट कैश लायबिलिटी पे इंटरेस्ट देना चाहिए या ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे देना चाहिए? आप खुद बताइए। लॉजिकल बात यही है कि जो लायबिलिटी जिस मंथ की थी उस मंथ तक पे हो जानी चाहिए थी। आईटीसी अब हम क्लेम कर रहे हैं जीएसटीआर 3B में, तो अगर जनवरी 2022 का इनवॉइस जून 2022 में अपलोड किया गया है, इट मींस हमने 5 मंथ्स का डिले किया है इनवॉइस की अपलोडिंग में। सो इस केस में गवर्नमेंट बोलती है कि इंटरेस्ट आपका ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे लगेगा।
अगर समराइज्ड वे में बात करें तो हम ये बोल सकते हैं, अगर डिलेड रिटर्न का केस है, सो अगर उसी मंथ से स्पेसिफिक इनवॉइसेस हैं और उसी मंथ में कुछ मैंने आईटीसी क्लेम किया है तो हम नेट करके उस पर इंटरेस्ट देंगे। लेकिन अगर हम कोई इनवॉइस बिलेटेड अपलोड करते हैं तो उस केस में हमें उस इनवॉइस की ग्रॉस अमाउंट पे ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मींस उस इनवॉइस की ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, भले ही इनपुट टैक्स क्रेडिट से हमने अब उसे एडजस्ट कर लिया हो। रूल 88B इस चीज को क्लैरिफाई करता है। अगर हम सब रूल 1 और सब रूल 2 देखते हैं तो वो इसी बात को क्लैरिफाई करता है। सब रूल 3 बात करता है ऐसा क्रेडिट जिसे मैंने गलत ढंग से अवेल भी किया और यूटिलाइज भी किया। पहले आप ये देखिए अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है। अवेलमेंट मींस मैंने जीएसटीआर 3B में जाके उस आईटीसी को क्लेम किया और वो आईटीसी मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाके बैठ गया। और यूटिलाइजेशन का मतलब हुआ कि जब मैंने एक्चुअल में उस आईटीसी को अपनी जीएसटीआर 3B की आउटवर्ड लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट किया। तो आप बताइए लॉजिकल क्या है, क्या हमें अवेलमेंट के बेस पे इंटरेस्ट गवर्नमेंट को देना बनता है या यूटिलाइजेशन के बेस पे देने को बनता है। जीएसटीआर 3B में मैंने 1 लाख की जगह गलती से 10 लाख का अमाउंट दिखा दिया, लेकिन उसे मैंने अभी तक यूज ही नहीं किया। तो जब मैंने उससे अपनी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस ही नहीं की तो मैं उस केस में इंटरेस्ट क्यों दूं। तो गवर्नमेंट ने इसे 1 जुलाई 2017 से क्लैरिफाई किया कि जितना भी इंटरेस्ट आपको देना है रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी पे, वो आपको यूटिलाइजेशन की डेट पे देना है। मींस आपने अगर कोई आईटीसी अवेल किया था 2020 के अंदर और आज आपको ये पता लग रहा है कि वो आईटीसी आपने गलत अवेल किया था, तो उस केस में अगर आपके पास सफिशिएंट बैलेंस क्रेडिट लेजर में अवेलेबल है तो आप उस अमाउंट को आज एडजस्ट कर सकते हैं अपनी आईटीसी से। मींस आप क्रेडिट लेजर से ही उस पैसे को रिवर्स कर दीजिए और साथ साथ आपको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं देना है। लेकिन एग्जांपल में अगर हम ये देखें कि 2020 के अंदर एक गलत आईटीसी क्लेम किया था जिसे हमने 2021 के जून में एडजस्ट भी कर लिया था और आज आपको ये पता लगा जून 2022 में आके कि आपने वो आईटीसी गलत दिया था, तो ऐसे केस में आप 1 साल का इंटरेस्ट देंगे। मींस यूटिलाइजेशन की डेट से आप इंटरेस्ट देंगे। जून 2021 में आपने यूटिलाइज किया और जून 2022 में आप रिवर्स कर रहे हैं। आप इस अमाउंट को कैश लायबिलिटी से पे करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट तो आप ले ही चुके, आईटीसी तो आप क्लेम कर चुके हैं। तो इस केस में आप आईटीसी को कैश के थ्रू पे करेंगे अलोंग विद इंटरेस्ट। इसी बात को क्लैरिफाई किया सब रूल 3 ने, जो रूल 88B नया इंसर्ट किया गया है उसके। उसके बाद हम आगे चलते हैं और जीएसटीआर 9 और 9C की बात करते हैं। जीएसटीआर 9 में आपको पता है 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 में बहुत सारी अमेंडमेंट्स दी गई थी। चाहे हम बात करें कंसोलिडेशन ऑफ अमेंडमेंट और क्रेडिट नोट इन द मेन सप्लाई, अगर हम टेबल 4 और टेबल 5 देखते थे जो कि आउटवर्ड लायबिलिटी की टेबल थी, उसके अंदर हम देखते थे कि कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स दी गई हैं, कुछ ऐसी एग्जेम्पशंस दी गई हैं जिन केसेस में हमें क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और साथ साथ जो हमने अमेंडमेंट्स की हैं B2B, B2C सप्लाईज में या एक्सपोर्ट्स के केस में, उन्हें हम मेन टेबल्स के अगेंस्ट ही एडजस्ट करके दिखा सकते थे। हमें अलग से उन्हें दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप डिटेल में जीएसटीआर 9 और 9C को पढ़ना चाहते हैं तो हमने एक वीडियो पहले इस पे बनाई है 9 और 9C पे, जिस वीडियो के लिंक का डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन कौन सी एग्जेम्पशन हमारे पास 20-21 के अंदर एप्लीकेबल थी। अब हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 में कौन कौन सी एग्जेम्पशंस वापसी ले ली हैं। मींस जितनी एग्जेम्पशंस 2021 में थी वही एग्जेम्पशन 21-22 में भी हैं, लेकिन कुछ एक एग्जेम्पशंस वापसी ले ली हैं। इट मींस हम देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर कुछ एग्जेम्पशंस वापसी ली जा रही हैं। तो आने वाले 1-2 साल में हम देखेंगे कि 9 और 9C की सभी टेबल्स को मैंडेटरी बेसिस पे अप्लाई किया जाएगा। सो हम देखते हैं कौन कौन सी एग्जेम्पशंस वापसी ली गई हैं। पैराग्राफ 4 बात करता है टेबल 4 और टेबल 5 की, जो कि आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी की टेबल है। टेबल 4 में हम वो सप्लाईज दिखाते हैं जिस पे टैक्स लगता है और टेबल 5 में हम वो आउटवर्ड सप्लाईज दिखाते हैं जिस पे टैक्स नहीं लगता, जैसे कि एक्सपोर्ट्स, एसईजेड, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई, ये सब हम दिखाते हैं टेबल 5 में। और जो नॉर्मल आउटवर्ड सप्लाईज और आरसीएम है जिस पे आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी बनती है हमारी, उसे हम दिखाते हैं टेबल 4 में।
तो बोला गया जो आपको फाइनेंशियल ईयर 2021 में एग्जेम्पशन दी गई थी टेबल 4 से रिलेटेड, मींस जिस आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स लगता है उससे रिलेटेड जो एग्जेम्पशन दी गई थी कि आप अमेंडमेंट्स और क्रेडिट नोट्स को नेट करके मेन टेबल के अंदर दिखा सकते हैं, उस एग्जेम्पशन को इस साल वापसी ले लिया गया है। मींस टेबल 4 में हमें क्रेडिट डेबिट नोट जो उस साल में इशू किए हैं और साथ साथ उस साल में हमने जो जो अमेंडमेंट्स अपनी जीएसटीआर 1 एंड 3B में की हैं उन सभी अमेंडमेंट्स और क्रेडिट डेबिट नोट्स को अलग से दिखाना पड़ेगा। मींस टेबल 4 से रिलेटेड कंसोलिडेशन वाली एग्जेम्पशन को वापसी ले लिया गया है। लेकिन अगर हम टेबल 5 की बात करते हैं जो कि है ऐसी आउटवर्ड सप्लाईज की जिस पे हमें टैक्स नहीं देना होता है, जैसे कि एक्सपोर्ट्स, SEZ, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई, तो इन सभी सप्लाईज के क्रेडिट डेबिट नोट्स को और इन सभी सप्लाईज की अमेंडमेंट्स को आप मेन टेबल के अंदर ही एडजस्ट करके अब भी दिखा सकते हैं। लेकिन टेबल 5 में एक सिंगल चेंज आया है। वो चेंज क्या है? पहले हम नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड और नॉन जीएसटी सप्लाई तीनों को क्लब करके एग्जेम्प्टेड सप्लाई में दिखा सकते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने बोला है कि नॉन जीएसटी सप्लाईज आपको अलग से दिखानी पड़ेगी। हाँ, आप नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड को कंसोलिडेट करके एग्जेम्प्टेड के अंदर दिखा सकते हैं। इट मींस नॉन जीएसटी सप्लाईज आर रिक्वायर्ड टू बी सेपरेटली शोन इन टेबल 5। आप उसे एग्जेम्प्टेड के साथ मर्ज करके नहीं दिखा सकते। पैराग्राफ 5 की अगर हम बात करें, टेबल 6 और टेबल 7 सेम एग्जेम्पशंस जो पहले अवेलेबल थी वही सेम एग्जेम्पशंस अवेलेबल हैं। और क्या इसमें चेंज किया गया है? सेकंड मेजर चेंज है HSN वाइज समरी जो हमें देनी होती थी आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई की। फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2021 तक HSN समरी ऑफ इनवर्ड सप्लाईज एंड आउटवर्ड सप्लाई दोनों ही मैंडेटरी नहीं थी। और हम पिछले एक साल से ये बात बता रहे थे कि HSN वाइज समरी अब मैंडेटरी होने वाली है। रीज़न क्या था हमारा ये बताने का? 1 अप्रैल 2021 से गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया और ये बात बोली कि आपको अपने सभी इनवॉइसेस में HSN कोड लिखना पड़ेगा। अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस के अंदर आप 6 डिजिट लेवल तक, और 5 करोड़ से कम है तो आपको 4 डिजिट लेवल तक अपनी HSN इनवॉइस के अंदर अपना HSN SAC कोड मेंशन करना पड़ेगा। उससे हमें यह पता लगता है कि 21-22 के अंदर जितनी भी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी की इनवॉइसिंग हमने की है उसमें हमने सभी में ही HSN कोड शो किया होगा। तो गवर्नमेंट ने इस बार उसी बेस पे बोला कि आपको आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड HSN समरी देनी है। हाँ, इनवर्ड सप्लाई से रिलेटेड इस बार भी गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट रखी है, लेकिन हम कह सकते हैं अगर आउटवर्ड सप्लाई समरी इस बार मैंडेटरी की गई है तो नेक्स्ट ईयर हमें देखने को मिल सकता है कि इनवर्ड समरी का HSN वाइज समरी भी मैंडेटरी कर दी जाए। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? आप देखिए, जितने भी इनवॉइसेस पे 1 अप्रैल 21 से HSN कोड मेंशन हुआ है वो एज अ रिसिपिएंट आपको मिले हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने सॉफ्टवेयर में HSN वाइज समरी उन सब इनवर्ड सप्लाई की रख सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने 21-22 को फर्स्ट ईयर देखते हुए इस ऑप्शन को अभी भी ऑप्शनल रखा है कि आप इनवर्ड सप्लाई की हो सकता है आपने डिटेल्स कंसोलिडेट ना की हो तो आपके लिए वो ऑप्शनल है। लेकिन अगर आप आउटवर्ड सप्लाई की बात करें तो उस केस में तो आपके पास डिटेल रेडिली अवेलेबल होंगी आपके इनवॉइस से ही, तो आपको वो देना पड़ेगा। तो बोला गया कि 4 डिजिट तक HSN कोड वाइज समरी आपको देनी पड़ेगी ऐसे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स के केस में जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है। अब ये 5 करोड़ आपको पिछले साल का देखना है, 21-22 का नहीं देखना। पिछले साल का क्यों देखना है? क्योंकि जब आपको इनवॉइसिंग भी मैंडेटरी की गई थी 1 अप्रैल 21 से तो बोला गया था आपको अपनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर देखनी है। अगर वो 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 6 डिजिट और 5 करोड़ से कम है तो 4 डिजिट। सेम बेसिस यहाँ रखा गया है कि आपको जैसे आप GSTR 9 और 9C फाइल करनी भी है या नहीं करनी, उसके लिए तो आप सेम फाइनेंशियल ईयर की लिमिट देखते हैं, लेकिन HSN समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई के लिए आपको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की लिमिट देखनी है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 21-22 के अंदर समरी देते वक्त हमें देखना है कि क्या 20-21 के अंदर मेरी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा थी या 5 करोड़ से कम थी। ज़्यादा थी तो 6 डिजिट तक और कम थी तो 4 डिजिट तक की HSN वाइज समरी आउटवर्ड सप्लाई की देनी है।
इनवर्ड सप्लाई की ऑप्शनल है, लेकिन पता नहीं कब तक। इसलिए आप अपनी 1 अप्रैल 2022 से अगर आपने अभी भी HSN वाइज इनवर्ड समरी मेंटेन नहीं की है तो आप 1 अप्रैल 2022 से मैंडेटरी बेस पे कीजिए। नहीं तो आने वाले समय में जब GST की एनुअल रिटर्न फाइल होगी 22-23 की तो आपको बहुत समस्या आएगी। लास्ट चेंज जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है GSTR 9C का। GSTR 9C की भी जितनी एग्जाम्पशंस 2021 में थी वो सभी एग्जाम्पशंस 21-22 में कैरिड फॉरवर्ड की गई हैं, सिर्फ एक एग्जाम्पशन छोड़ के। टेबल 12 जो होती है GSTR 9C की, वो टेबल 12 हमें बताती है मूवमेंट ऑफ ITC, मींस कितना ITC हमने बुक किया, कितना ITC पिछले साल का इस बार क्लेम किया, कितना ITC इस साल का हम अगले साल क्लेम करने वाले हैं, और जो डिफरेंस निकल के आएगा प्लस माइनस करके उसे हम फिर एनुअल रिटर्न की फिगर से देखते हैं। गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2021 तक जो हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं कि हमें यह दिखाना पड़ता है कि लास्ट ईयर का ITC इस साल कितना लिया और इस साल का ITC अगली बार कितना लेंगे, इन टेबल्स को ऑप्शनल किया हुआ था कि आप कंप्लीट डिफरेंस को अदर रीजंस के अंदर, अदर डिफरेंस के अंदर दिखा सकते हैं। लेकिन 21-22 फाइनेंशियल ईयर की GSTR 9C में आपको टेबल 12B और 12C जो ये बताएगी कि पिछले साल का ITC मींस 20-21 का ITC 21-22 में कितना लिया और 21-22 का ITC 22-23 में कितना लेने वाले हैं, उन टेबल्स को आपको मैंडेटरी बेसिस पे देना पड़ेगा। उस एग्जाम्पशन को विड्रॉ किया गया है। लेकिन जो एक मेजर एग्जाम्पशन दी गई थी टेबल 14 की कि हमें ITC की एक्सपेंस वाइज समरी डालनी है कि किस एक्सपेंस पे कितना ITC लिया गया है, उसे अभी भी ऑप्शनल रखा गया है। मींस आप बोल सकते हैं कि GSTR 9C पे सिर्फ एक चेंज आया है, टेबल 12B और 12C को मैंडेटरी कर दिया है। यहां से जो यूजफुल पॉइंट लेने वाला है वो ये है कि HSN समरी को आप इनवर्ड सप्लाई की अपने पास मेंटेन करना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो GSTR 9 फाइल करते वक्त आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो ये सब नोटिफिकेशन हैं जो 5 जुलाई 2022 को गवर्नमेंट ने इशू किए थे, नोटिफिकेशन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, जिसे आज हमने डिस्कस किया। होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे ही रेगुलर प्रोफेशनल अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं RGR प्रोफेशनल बुलेटिन। थैंक यू सो मच।